तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि अब जो है फिर सल्तनत काल की शुरुआत हुई। मोहम्मद गोरी के भारत पर जो है आक्रमण करके भारत का बड़ा एरिया जीतने के बाद भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई। और सल्तनत काल में सबसे पहला जो वंश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश है, यानी कि कुतुबी वंश। और कुतुबी वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोरी का गुलाम था, गोरी का दामाद भी था। तो कुछ तो टैलेंट रहा होगा कि गोरी ने इसको गुलाम से उठा करके सनिल्ला बना दिया, दामाद बना दिया, अपने पति का जो अपनी ये जो है बेटी का पति बना दिया। तो देखो, यह जो व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बड़ी सुरीली आवाज़ में कुरान गाया करता था, इसलिए इसका टाइटल है कुरान खान। ये कुरान गाता था। और यह व्यक्ति ऐसा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ ही होता है लॉर्ड ऑफ मून, चंद्रमा का स्वामी। यह ऐसा व्यक्ति है जो भारत में लूटपाट करके अपने लोगों को लाखों का दान कर दिया करता था। भारत सोने की चिड़िया था, लूट में बहुत धन मिलता था, तो ये अपने लोगों को दान करता था, लुटाता फिरता था। इसीलिए इसको लाखों का दान करने वाला यानी कि लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, आप यह भी जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के साथ आया था भारत ये। और मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था तो भारत में मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा भी था। भारत में बहुत लूटपाट भी मचाई इसने। गोरी का इतना बड़ा सपोर्टर था ये कि जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मरवाया तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी शांत पड़ गए या राजपूतों ने एकदम से जो है विद्रोह करना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद पृथ्वीराज चौहान के भाई थे हरिराज। हरिराज ने विद्रोह किया राजपूतों को लेकर के, और हरिराज को मरवाने का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। 1194 ईस्वी की बात है। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मार डाला। और इतना ही नहीं किया, अगर गोरी ने भारत में एरिया जीता तो उस पर कंट्रोल करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और करने का तरीका देखो आप, ये लोग क्या करते थे, जहाँ पर जाते थे वहाँ हिंदुओं को मार करके मुस्लिम बना देते थे, मारपीट करके। जो मुस्लिम बन जाता ठीक है, जो नहीं बनता उसको जान से मार देते। और एक तरीका यह भी था कि जहाँ इनको मंदिर दिखता था वहाँ मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बना देते। अब ऐसा नहीं था कि मंदिर तोड़ा तो फिर वहीं ईंट के भट्ठे इनको मिल जाते और लेबर मिल जाते, बहुत सारा सामान मिल जाता कि मस्जिद बनवा देते। मटेरियल इतना आसानी से नहीं मिलता था, न इनके पास इतना समय था कि आसानी से ये वहीं बैठ के मस्जिद बनवाते। ये क्या करते थे कि मंदिर को तोड़ करके और उसी के ध्वंसावशेषों पर वही मटेरियल यूज करके ये मस्जिद खड़ी कर देते। इसीलिए आज भी बहुत सारे मस्जिद ऐसी हैं भारत में कि आप उसकी देखोगे आप तो वहाँ उसकी दीवारों से समझ में आएगा कि ये तो हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, इस पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब जैसे यही देख लो तो क्या होता था कि जब ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देते थे तो फिर वो अपना दावा ठोक देते कि भाई ये तो हमारा एरिया है, देखो हमने यहाँ पर मस्जिद बनवाई हुई है, हमारा कंट्रोल है यहाँ पर। ये कंट्रोल करने का एक तरीका था। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बाबर के एक सेनापति ने अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, और देखो दावेदारी कितने समय बाद तक रही कि भाई ये तो हमारी जो है मस्जिद है, यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों ने यह भी कहा कि भाई बाबर ने बनवाया था, बाबर तो विदेशी आक्रमणकारी था। तो लोगों ने फिर उत्तर दिया कि भाई बाबर ने कब्जा तो किया था ना। तो देखो, कब्जा तभी तक होता है जब तक कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी है, अगर वो कब्जा कर लिया तो जब तक उसको मार के भगाया नहीं जाएगा, जब मार के भगा दिया जाएगा तो फिर आपका कब्जा हो जाएगा। इस सेंस में समझो आप। लेकिन जब तक विदेशी आक्रमणकारी है भारत में, आप उसे नहीं भगा पाए हैं, तब तक तो अगर वो मस्जिद बनवाता है या कोई घर बनवाता है वो तो उसका है ही, उसके कंट्रोल में है। और ये इनका कंट्रोल करने का, कंट्रोल दिखाने का बहुत बेहतरीन तरीका था। राजस्थान साइड के थे पृथ्वीराज चौहान। चौहान को मारा गया, चौहान के भाई हरिराज को भी मारा गया। और राजस्थान में ही अजमेर में यही कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर का संस्कृत कॉलेज था यानी धर्म से संबंधित, उसको तोड़ करके, और उसी संस्कृत कॉलेज जो है उसको तोड़ करके अजमेर यानी राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा डाली। 2.5 दिन का झोपड़ा मोस क्यों?
ये मस्जिद बनने से पहले संस्कृत कॉलेज था, और संस्कृत कॉलेज से भी पहले जैनों का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जैनों से रिलेटेड था। अभी मस्जिद है ये। लेकिन आज भी इस मस्जिद में जाइए तो आपको हिंदुओं से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इस मस्जिद की दीवालों पर संस्कृत में एक नाटक लिखा हुआ है जिसका नाम है हरिकेली नाटक, और इसको लिखने का काम वहीं पर थे एक बीसलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। आपको देखने को मिल जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के राजपूतों का विद्रोह तो दबाया ही, दिल्ली में भी अगर कोई विद्रोह करेगा तो ये उसको भी जो है मारने पीटने पहुंचा। और दिल्ली में भी इस व्यक्ति ने मंदिर तोड़ करके एक मस्जिद बनवा दी जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली में ही बनवाई कुतुब मीनार। और आज भी कुतुब मीनार में टहलने जाइए आप तो आपको कुतुब मीनार और उसके आसपास की जो दीवारें हैं और बहुत सारे खंडहर आपको देखने पे लगेगा दूर से कि मस्जिद है, लेकिन पास में जाओगे तो दीवार देखोगे तो हिंदू देवी देवताओं की आपको मूर्तियाँ नजर आएंगी। कई बार लोग जाते हैं फ़ोटो सेल्फी ले ले करके दिखाते हैं कि देखो भाई ये तो यहाँ तो हिंदू देवी देवताओं के जो है मूर्तियाँ हैं। कई बार मीडिया वाले भी खबरों को प्रकाशित करते हैं ऐसी। तो क्या हुआ कि कुतुब मीनार बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन एक ही मंजिला बनवा पाया था ये, फिर ये मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया था। हाँ, इसके बाद कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया, इसको बताने से पहले एक पॉइंट और समझ लो आप। 1197 ईस्वी की बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक गया था काठियावाड़ा में लोगों को मार पीट करके वहाँ कंट्रोल करने। काठियावाड़ा गुजरात में है, काठियावाड़। और गुजरात से ही इसने एक गुलाम खरीदा, एक व्यक्ति को खरीदा जो इसका गुलाम हुआ। उसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी से शादी करवा के दामाद भी बना लिया था। यानी इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी। जैसे गोरी का गुलाम और दामाद ऐबक था, ऐसे ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश था। और यही इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश के बाद न सिर्फ शासक बनेगा बल्कि बहुत शक्तिशाली शासक बनेगा। और यही इल्तुतमिश कुतुब मीनार का दूसरा, तीसरा, चौथा मंजिला बनवा करके कुतुब मीनार को पूरा कराया था, कंप्लीट कराया था। लेकिन बहुत समय बाद तूफान आया, कई वर्ष बाद, और दिल्ली का तूफान होता बड़ा खतरनाक है। मैं दिल्ली में एक दिन पढ़ा करके आ रहा था, बहुत समय पहले की बात है, और तूफ़ान आ गया। मैं बाइक से था तो मुझे लगा कि हम लोग तो तूफ़ानों से लड़ने के आदी रहे हैं। बचपन में गांव में पला बढ़ा व्यक्ति मैं, तो आंधी तूफ़ान आता था तो और इन्जॉय करते थे हम लोग भाग दौड़ करके। तो मुझे लगा तूफ़ान है, देख लेते हैं दिल्ली का तूफ़ान होता कैसे है। आधे घंटे तक तूफ़ान आया। जब तूफ़ान थमा तो मैं पूरी तरीके से एकदम गर्दे गर्दे हो चुका था, पूरी मिट्टी शरीर पर। दरअसल यहाँ तूफ़ान के नाम पर हवा नहीं चलती, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो दिल्ली वैसे भी रेगिस्तान की तरीके से ज़्यादा बारिश होती नहीं, धूल और गर्दे ही उड़ते हैं, ज़रा सी हवा चले तो मुझे जाना था दूसरे हॉल में क्लास लेने। मुझे घर आना पड़ा उससे पहले। और घर पहुँच करके जब मैंने गेट ओपन करवाया तो मिसेज ने गेट ओपन किया, और ओपन करते ही सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई साहब आप कौन। तो मुझे परिचय अपना देना पड़ा कि अरे मैं हूँ। बस इतनी मिट्टी शरीर पर लगी हुई थी कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था, तो परिवार का कोई मुझे कैसे पहचानता। दोबारा मैं दिल्ली की तूफ़ान से लड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। बहुत भयंकर आंधियाँ आती हैं जब आती हैं, और पहले तो बहुत आती थी। और इतनी भयंकर आंधी आई कि कुतुब मीनार का चौथा मंजिला टूट करके गिर गया। और फिर चौथे मंजिले की मरम्मत करवा कर और एक और बढ़वा दिया था मंजिला, और जिसने बढ़वाया उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का आशय ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनवाई। अब जो कुछ ये बनवा रहा है, अब इससे तो ये साबित हो जाएगा ना कि अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एरिया है। या ऐसा समझो, कल तक जहाँ मंदिर दिखते थे लग जाता था हिंदुओं का क्षेत्र है ये, अब वहाँ जब मस्जिद दिखेगी तो समझ में आ जाएगा कि नहीं ये मुस्लिम शासकों के कंट्रोल में है। ऐसे में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे निर्माण के कार्य करवाए। अच्छा, ये जो कुतुब मीनार इसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे, उनका नाम था सूफी संत थे,
इस्लाम में एक परंपरा हुआ करती थी, सूफ़ी कहलाते थे ये लोग। तो सूफ़ी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। और इन्हीं की याद में इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, जैसे मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बना है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई, इसलिए नाम ही है इसका कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसे कार्य जो है कराए थे। लेकिन अभी जब मोहम्मद गोरी मरा और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का यह व्यक्ति जो गोरी के साथ था और भारत में जहाँ जहाँ विद्रोह होता उनका दमन करता था, गोरी का पूरा कंट्रोल जो है भारत में बनवा के रखता था। जब गोरी मरा तो मरने के बाद भी ये जो गुलाम व्यक्ति है इतना ईमानदार था गोरी के प्रति कि गोरी मर गया, पर गोरी के सपनों को साकार करने के लिए कि भारत पर कंट्रोल बना रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में ही रह गया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर कंट्रोल करके शासन करना चाहता था, और कुआचा कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जो दूसरा गुलाम था गोरी का, वो सिंध पर शासक बन के बैठा। और उसके बाद ताजुद्दीन यल्दीज नाम का गोरी का एक गुलाम अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब बात कंट्रोल करने की आई तो मोहम्मद गोरी का ये जो गुलाम था यल्दीज, जो अफ़गानिस्तान में बैठता था, तो इसको लगा कि गोरी वाले सिंहासन पर तो मैं बैठता हूँ, यानी ताजुद्दीन यल्दीज। तो जो गोरी का एरिया है वो हमारा एरिया है, और गोरी का एरिया तो अफ़गानिस्तान से लेकर के भारत तक पहुँचता था। तो ताजुद्दीन यल्दीज ने नासरुद्दीन कुआचा और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि देखो, आप लोग शासक नहीं बनना, जैसे ऑफिसर थे पहले अधिकारी और गोरी के कंट्रोल में थे, अब हमारे कंट्रोल में रह कर के शासन, हमारे कंट्रोल में रह कर के काम करना, शासक बनने की गलती मत करना वरना मार दूंगा मैं। अब ये दोनों डर गए ताजुद्दीन यल्दीज से। अब नासरुद्दीन कुआचा तो सिंध में था ही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं भारत पर शासन करूंगा ही नहीं। जैसे पहले गोरी के लिए भारत पर कंट्रोल बना के रखा था मैंने कि भारत में अगर कोई चाहे कि हम स्वतंत्र हो जाए विद्रोह करके, तो मैं उसको मार पीट करके जो है उसका विद्रोह खत्म कर देता हूँ, और गोरी का कंट्रोल बना के रखा हूँ। तो अब गोरी नहीं रहा तो यल्दीज के लिए कंट्रोल बना के रखूँगा। ऐसे में क्या हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं जिसको गोरी ने बनाया था, लाहौर बनाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में राजधानी बनाकर फिर वहाँ बैठ कर के शासन करता था। मतलब ये समझो, ये पाकिस्तान में लाहौर, और वहाँ बैठ कर के शासन क्या ये दिखाता था यल्दीज को कि भाई टेंशन मत लो, मैं लाहौर में बैठ कर के भारत पर कंट्रोल करता हूँ, बस शासन करने नहीं जा रहा कि मैं दिल्ली में राजा बन के या सुल्तान या किंग बन के बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब यह व्यक्ति लाहौर में बैठ करके भारत में कहीं भी विद्रोह होता था तो आता था, मार पीट करके विद्रोह का दमन करके फिर चला जाता। तो जब तक ये जिएगा, गोरी के मरने के 4 साल बाद तक, तब तक ये पूरा कंट्रोल बना के रखेगा, भारत में पूरा कंट्रोल बना के रखेगा। लोगों को मारा पीटा लूटा, लेकिन इसको एक बात पता नहीं थी कि हिंदुस्तान के लोग जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे तो बद्दुआ देते थे। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, बद्दुआओं में बहुत असर होता था। भारत के लोगों का मानना था कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो जैसा करता है वैसा भरता है, ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती। और इसके साथ भी वही हुआ, बद्दुआओं ने असर दिखा दिया। बचपन से घोड़े पर बैठ करके लड़ने वाला यह योद्धा, वैसे भी घोड़े जो है सऊदी अरब, इराक, ईरान साइड में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। तो जहाँ घोड़े सबसे ज़्यादा होते हों वहाँ का व्यक्ति घुड़सवारी भी बहुत अच्छा जानता होगा। भाई नदी के किनारे पला बढ़ा कोई व्यक्ति बेहतर तैरना ना जानता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह व्यक्ति बचपन से घोड़े पर बैठ करके लड़ा था, बहुत बार घोड़े से गिरा, कुछ नहीं हुआ। पर इसी समय पर यह व्यक्ति लाहौर में चौगान अथवा पोलो नाम का एक खेल था, घोड़े पर बैठ करके खेल रहा था, चौगान अथवा पोलो, और खेल खेल में घोड़े पर से गिर गया और मर गया।
भारती मुस्कुरा उठे कि हमको पता था देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। खेल खेल में मर गया यह व्यक्ति, भारतीयों को मारना भी नहीं पड़ा। अब आप सोचो, इतने से पानी में अगर कोई गोताखोर डूब करके मर जाए तो उसको तो फिर एक प्रकार से चमत्कार ही कहेंगे आप। कैसे कैसे गोताखोर इतना गहरे पानी में जाता है, तो जिस पानी में इंसान डूब नहीं सकता वहाँ अगर मर जाए, इसका मतलब ऊपर वाले की इच्छा रही होगी, ऐसा भारतीय मानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बुरी मौत मर गया। वैसे कहा यह भी जाता है कि ये जो घोड़ा जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक गिरा था, एक कहानी मिलती है कि यह घोड़ा जो है पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज का घोड़ा था, और घोड़े ने जानबूझ करके कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा के मार डाला था। आप तो जानते हैं भारत में इंसान पशु पक्षी भी बड़े समझदार हुआ करते थे, लेकिन ऐसी कहानियाँ मानी नहीं जाती। और मानी इसलिए नहीं जाती कि अगर सच्चाई भी हो तो ज़्यादातर जो विदेशी राइटर थे जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यूरोपियन हो, अंग्रेज वगैरह, वो भारतीयों की प्रशंसा क्यों लिखेंगे? अगर उन्होंने भारत की प्रशंसा लिख दी कि भाई बड़े ताकतवर थे पृथ्वीराज चौहान, भारतीय तो बड़े विद्वान हुआ करते थे, इनके टक्कर का तो कोई दुनिया में था ही नहीं, तो जब भारतीयों की इतनी प्रशंसा होती तो भारतीयों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा रहता, और बढ़े हुए कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, वो विद्रोह कर देगा। गुलाम तो किसी को तब बनाया जा सकता है जब उसके दिमाग में हावी कर दो कि भाई आप तो गुलाम रहने लायक ही हो, आप तो पिछड़े हो, आप लोग तो खत्म लोग हो, कॉन्फिडेंस एकदम खत्म करके रखो, तभी ना कोई विद्रोह नहीं करेगा। तो जितना विदेशी आकर भारत में रहे, उन्होंने गलती से भी भारतीयों की प्रशंसा नहीं होने दी, प्रशंसा है तो दबा दिया, और इतिहास खुद लिखवा करके अपनी इतनी प्रशंसा करवा दी कि लगा वही लोग श्रेष्ठ हैं। भारत में तो श्रेष्ठ लोग पाए ही नहीं जाते, जबकि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लोग भारत में ही पाए जाते थे। इसीलिए तो मैं आपको इतिहास में कुछ ऐसा ही पढ़ाऊंगा, आप देखना, अभी तो शुरू किया है मैंने, धीरे धीरे करके मैं आपको जब भारत का वास्तविक इतिहास बताऊंगा तब आप देखोगे कितना महान देश था ये। और ये जो विदेशी हैं, कायरों की तरह पीठ पीछे वार करने वाले, और ख़ुद को बहुत श्रेष्ठ और महान बता के चले गए। अगर 100 बार भारत में हारे तो वो इन्होंने किताबों में नहीं लिखवाया, पर एक बार अगर जीत गए तो वही लिखा हुआ है किताबों में। भारत में अगर कुछ लिखा हुआ है तो या तो उसको जला दिया गया या तो माना ही नहीं जाता, जैसा मैं कह रहा हूँ। चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में कि गोरी को चौहान ने मारा, पर नहीं माना जाता। मेरे कहने का आशय ये है ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का यह जो व्यक्ति है ये मर गया, और इसके मरते ही इसका बेटा किंग बना जिसका नाम था आराम शाह। और आराम शाह नाम का यह व्यक्ति 1210 में आराम से किंग बना और 1210 में आराम से ही मर गया। 1210 में इसकी डेथ हो गई, कुछ ही महीनों में मर गया ये। और अब भारत में जो मुस्लिम थे, जो भी विदेश से आए हुए थे, उनके सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि अब शासक बने कौन? तो बनना किसे था? जब गोरी का गुलाम शासक बन सकता था, शासक क्या मतलब शासक जैसा ही था, शासक तो मानता नहीं था खुद को, पर कुतुबुद्दीन ऐबक अगर शासक बन सकता था जो गुलाम था, तो ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश क्यों नहीं? और मौके का फ़ायदा उठा करके इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति शासक बन बैठा और एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिस वंश का नाम है शमसी वंश। ये शमसी वंश है, और शमसी वंश का जो संस्थापक है उसी का नाम था इल्तुतमिश। इस व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश अथवा अल्तमस, ये इस व्यक्ति का नाम है। आज के बाद यह व्यक्ति भारत में रह करके कंट्रोल करेगा। लेकिन यह जो व्यक्ति है बड़ा ही महत्वाकांक्षी है और बड़ा बहादुर भी था बाकी लोगों की अपेक्षा। जब जाट भारत में मोहम्मद गोरी को मारना चाहते थे तो कई बार इसने मोहम्मद गोरी को जाटों से बचाया था। ये अलग बात है बचा नहीं पाया, जाटों ने मार डाला। बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। जब यह व्यक्ति शासन भारत में करना चाहा तो ये चाहता था कि मैं वास्तव में शासन करूं, शासक बन के बैठूं, मैं किसी के कंट्रोल में ना रहूं। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, अपनी राजधानी लाहौर से ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर लिया।
अब यह व्यक्ति दिल्ली में बैठेगा, यानी लाहौर से अगर इसे भारत मानो आप, तो दिल्ली में कैपिटल लेकर के चलाया और अब दिल्ली में बैठेगा। पर याद रखना, दिल्ली में बैठने पर खतरा बहुत है। लाहौर दूर था और वहाँ से अफगानिस्तान पास में था। खतरा देखो तो लाहौर से भाग जाओ, भारत में लूट करके फिर चले जाओ, आके फिर भाग जाओ, ये आसान काम था। पर भारत में टिक जाओ, वो भी दिल्ली में जो सेंटर में पड़ता है। अगल बगल जाट हैं, राजपूत हैं और सारे लोग नहीं चाहेंगे भारत में मुस्लिम शासन रहे। और ऐसे में सारे लोग टारगेट करके दिल्ली में जो व्यक्ति बैठेगा उसे मारना चाहेंगे। तो दिल्ली में बैठना बहुत खतरनाक काम है अपने आप में। पर इल्तुतमिश बैठना चाहता है और यह व्यक्ति जो है ये दिल्ली को अपनी राजधानी ही बना लिया। लेकिन इतना गजब का दिमाग लगाया इसने, इतना गजब का माइंड यूज किया कि जब यह व्यक्ति दिल्ली में बैठा, राजधानी बनाकर शासन करना चाहता है, तो इसको अच्छे से पता था कि शासन देखो लूट पाट करके बहुत दिन तक शासन नहीं कर सकते आप। लूट के भाग जाओ अलग बात है, शासन करने का मतलब है कि आपको सेट होना है, कंट्रोल में रखना है पूरा एरिया। बहुत सारी आर्मी है आपके पास, उसका खर्च लगता है। हमेशा लूट लूट करके आर्मी को पेमेंट नहीं दे सकते आप। आपको टैक्स मिलना चाहिए, जनता आपको टैक्स दे। और भारत की जनता विदेशियों को क्यों टैक्स देने लग गई? बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पर इल्तुतमिश ने दिमाग लगा करके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसने क्या किया कि दिल्ली के आसपास का जो भी एरिया इसके कंट्रोल में था, उस सारे एरिया को इसने 40 भागों में बांट दिया। 40 टुकड़ों में बांट दिया पूरा एरिया। और 40 टुकड़ों में बांट करके अपने 40 सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों को उस 40 एरिया का ऑफिसर बना दिया। मतलब 40 लोगों का एक दल बनाया और उस दल को कहते थे दल 40 अथवा उसे ही कहते थे तुर्कान ए चिहलगानी। इसका मतलब है कि तुर्कों का 40 तुर्कों का दल, 40 तुर्कों का दल। इस व्यक्ति ने 40 ऑफिसर का एक दल बनाया और भारत में जो एरिया इसके पास था उसको 40 भागों में बांट करके 40 लोगों को वहां बोल दिया कि आप जाओ उस एरिया में सेना लेकर के सेट हो जाओ और सेना के माध्यम से जनता से जबरन टैक्स वसूलो। अब मान के चलो 5-5 हज़ार की सेना 40 लोगों के पास है और वो 5,000 की सेना ले करके जब टैक्स वसूलने निकलेंगे और हर घर के सामने जो है 5,000 की सेना तलवार लेके खड़ी हो गई कि लाओ टैक्स निकालो, किसमें हिम्मत है कोई टैक्स नहीं देगा। और इल्तुतमिश ने कहा था कि 40 लोगों से कि अपने अपने एरिया में सेना लेकर के टैक्स वसूलो, कंट्रोल में करके रखो, कोई विद्रोह ना करने पाए। जो सेना आपके पास होगी, यानी दल 40 के अधिकारियों से कहा कि जो सेना आपके पास होगी उस सेना के माध्यम से एक काम करना, कंट्रोल करना, टैक्स लेकर के सेना को पेमेंट देना, खर्च बर्च भी निकालना और जो पैसा बच जाए वो भेज देना मेरे पास, यानी इल्तुतमिश के पास। अब सोचो, इल्तुतमिश को ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, दिल्ली में बैठेगा, 40 जगह से उसके पास पैसा भी आएगा, अमीर भी होगा, शक्तिशाली भी होगा। और अगर कोई विदेशी आक्रमण करने आता है तो इल्तुतमिश की सेना और 40 अधिकारियों की सेना सब एक साथ आ जाएगी और उस दुश्मन को मार देगी। वो चाहे विदेशी दुश्मन है, चाहे भारत में इल्तुतमिश को कोई मारना चाहता है, नहीं मार पाएगा। और सोचो, जब 40 बड़े अधिकारियों और सेना से घिरा हुआ है इल्तुतमिश, तो कौन उसके ऊपर हमला करके फिर उसे मार देगा? भाई एक आध राजा अगर चाहा भी इल्तुतमिश को मारना तो इल्तुतमिश के अगल बगल तो सारे इसके ऑफिसर हैं और सेना लेके रहते हैं, वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे, एक के सपोर्ट में दूसरा आ जाएगा, दूसरे के सपोर्ट में तीसरा। और भारत में अगर एक आध राजा लड़ने का प्लान भी बनाया तो उसके सपोर्ट में दूसरा तीसरा नहीं आने वाला, वो तो अकेला ही पड़ेगा ना। भारत में देशभक्ति नहीं थी कि हम भारतीय हैं एक हो जाएं दुश्मन को मार दें। इतनी देशभक्ति होती तो किसी की बस की बात ही नहीं थी कि भारत गुलाम बना देता। वो इल्तुतमिश ने क्या किया, आज के बाद बड़ी होशियारी से भारत का ये जो एरिया था उसको कंट्रोल कर लिया। और यह व्यक्ति टैक्स वगैरह वसूलने की झंझट में खुद नहीं पड़ा,
इसने 40 अधिकारी बनाए थे, वही भारत में कंट्रोल करेंगे। उन सब का लीडर होगा, हेड होगा इल्तुतमिश। जैसे अली बाबा 40 चोर मूवी बनी थी, एक कहानी है, नाम सुना होगा। ऐसे ही डाकुओं का गिरोह था, ऐसे आप इनको डाकू समझ लो। लीडर है इल्तुतमिश और 40 उसके साथ चोर हैं। अली बाबा 40 चोर, 40 लोगों का दल, उनका लीडर इल्तुतमिश। ये अपने अधिकारियों को टैक्स, ये पेमेंट नहीं देता था कैश में, उनको ज़मीन ही बांट दिया कि जाओ शासकों की तरह रहो, बस हमारे कंट्रोल में रहना, पैसा वसूलो, खाओ पियो, खर्च निकालो, जो बचे मेरे पास भेजो। तो जो यह व्यक्ति ज़मीन का टुकड़ा दे रहा है अपने अधिकारियों को, कैश में पेमेंट नहीं दे रहा है, इसे इकता कहते थे। ये इकता सिस्टम कहलाता था। और इकता सिस्टम पहली बार शुरू किया था गोरी ने शुरू किया था। लेकिन भारत में पहली बार किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने। अब आसानी से खुद को सेटल कर लिया और इतने पर ही नहीं रुका। इसका दूसरा काम ये था कि क्योंकि यह व्यक्ति शासन करने जा रहा है, तो शासन करने का मतलब ये है, जैसे देखो, जब ये मुस्लिम शासक भारत में शासन शुरू किए तो भारत में कोई एक राजा तो था नहीं कि पूरे भारत का एक राजा होता। अगर होता तो ये भारत को गुलाम ही नहीं बना सकते, मार दिए जाते। भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, कई सारे राजा थे, तो हर राजा के अपने राज्य में उसकी अपनी करेंसी होती थी। जैसे राजस्थान की अलग करेंसी होगी, दिल्ली की अलग होगी, यूपी की अलग होगी। अब आज की डेट में कल्पना करो आप कि दिल्ली में रुपया चलता है, यूपी में जो है पाउंड चलता है और हरियाणा में डॉलर चलता है। अब दिल्ली के व्यक्ति रुपया लेके हरियाणा चला जाए और हरियाणा के पेट्रोल पंप पर रुपया दे के पेट्रोल डाल दो, तो हरियाणा का व्यक्ति तो डांट लगा देगा कि क्यों, दिमाग खराब है के, यहाँ डॉलर चलता है, रुपया नहीं चलता। अब ऐसे में सोचो कि भारत देश में ही अगर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तीसरी जगह जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। बिजनेस भी करना चाहे तो फिर एक जगह एक करेंसी, दूसरी जगह दूसरी करेंसी, बहुत समस्या होगी। ऐसा लगेगा भारत में नहीं, वो भारत से बाहर कहीं निकलकर विदेश में पहुंच गया हो। इल्तुतमिश ने एक झटके में यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। जितना एरिया इसके पास था, इसने उस पूरे एरिया में 2 सिक्का चलाया। एक था चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जीतल। उस समय एक माप हुआ करता था ग्रेन, जैसे चांदी का टंका 175 ग्रेन का था और तांबे का जो जीतल है ये 78 ग्रेन का था। आज के बाद पूरे एरिया में इसका चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलेगा। इसने यह काम भी कर लिया। अब कोई व्यक्ति शासन कर रहा है तो बिना न्याय के शासन नहीं होता। न्याय का मतलब ये मत समझना कि भारतीयों को न्याय मिलेगा। ये भला भारतीयों को क्या न्याय देंगे, तो लूटने पाटने आए हैं। पर इनके अपने लोग तो हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो, क्राइम हो, तो उनको तो न्याय मिलना चाहिए ना। और आज के बाद इस व्यक्ति ने न्याय के लिए दिल्ली में काजी की नियुक्ति की और एक और ऑफिसर की नियुक्ति की जिसका नाम है अमीर एदाद। इतने पर ही नहीं रुका। यह व्यक्ति ऐसा है जिसने दिल्ली में एक महल बनवाया और महल बनवा करके उसके ऊपर एक शेर की मूर्ति बनवाई और शेर की मूर्ति में घंटा टांग दिया और उस घंटे में जो है जंजीर टांग दी। जंजीर नीचे तक लटकती थी, उसे अगर कोई खींचे तो इमरजेंसी में वो न्याय मांग सकता था और इल्तुतमिश उसको न्याय दिलाता। इल्तुतमिश अपने लोगों को न्याय दिलाता, उसी को न्याय की जंजीर कहते थे। इल्तुतमिश ने यह भी कर लिया। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अगर भारत में कंट्रोल करना है तो ये लोग मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनवाते थे और फिर दावा ठोक देते कि भाई हमारा एरिया है ये, और दिखना भी चाहिए कि भाई इनका एरिया है, मुस्लिम शासकों का मस्जिदें दिखनी चाहिए। तो इल्तुतमिश नाम का यह जो व्यक्ति है, इसने भी भारत में बहुत सारे निर्माण के कार्य करवाए। जैसे कि मैं एक हेडिंग टाइप का डाल रहा हूँ, इल्तुतमिश ने बनवाया, तो क्या क्या बनवाया। सबसे पहले इसने बनवाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा था कि इसने जो है कुतुब मीनार को पूरा कराया था, तो इसने कुतुब मीनार बनवाया।
तीसरा इसका काम है, एक मदरसा बनवाया। मदरसे में ही मुस्लिम जो है छात्र पढ़ा करते थे, तो इसने बनवाया मुइजू-ए मदरसा। मुइजू-ए मदरसा। अब मैं इधर लिख रहा हूँ इस साइड। इसके अलावा इसने बनवाया अतारकिन का दरवाज़ा, ये नागौर में है, नागौर में। इसने बदायूं की जामा मस्जिद बनवाई, बदायूं की जामा मस्जिद बनवाई। इस तरीके से इल्तुतमिश ने बहुत सारे निर्माण के कार्य करवा करके भारत में अपना कंट्रोल जो है और बढ़ा लिया। लेकिन जितनी देर से मैं आपको समझाए जा रहा हूँ, आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। और अगर दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा कि जब इल्तुतमिश भारत पर कंट्रोल कर लिया, शासक बन बैठा, तो जब शासक बन बैठा तो अफगानिस्तान वाला यल्दीज जिंदा था। इसने कहा था कि मैं ही शासक हूँ, भारत में कोई शासन नहीं बनेगा, ऑफिसर बन के रहो। और ऐबक जो है यल्दीज के डर से जो है शासक बना भी नहीं, और उधर लाहौर में बैठता था, भारत में दिल्ली वगैरह आसपास नहीं बैठता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 4 ही साल तो जिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर मर गया और इल्तुतमिश शासक बना है अभी। तो ताजुद्दीन यल्दीज जिंदा था। तो क्या यल्दीज शांत बैठ जाएगा क्या? यल्दीज बहुत गुस्सा हुआ इल्तुतमिश के कार्यों से, और इल्तुतमिश के कार्यों से गुस्सा होकर के यल्दीज ने हमला कर दिया भारत पर, यानी कि ये इल्तुतमिश पर। और 1215 ईस्वी में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई, जहाँ 2 लड़ाई चौहान और गोरी से हुई थी। और तराइन की तीसरी लड़ाई में इल्तुतमिश ने यल्दीज को हरा करके मार डाला। यल्दीज वाली प्रॉब्लम समाप्त। और थोड़े समय बाद इल्तुतमिश ने कुवाचा पर भी हमला किया, और कुवाचा इल्तुतमिश का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था, तो इल्तुतमिश से डर गया और उधर पाकिस्तान में एक नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब सोचो, इल्तुतमिश को यल्दीज वाली प्रॉब्लम भी समाप्त और कुवाचा वाली भी, सारी टेंशन समाप्त। अब भारत में इल्तुतमिश का कंट्रोल बहुत बढ़ चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई इल्तुतमिश के सामने, और वो समस्या ये थी कि इल्तुतमिश के समय पर ही एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि बौद्ध था, लेकिन मारने काटने में बहुत तेज था। यह व्यक्ति लूटपाट करना, मारपीट करना, यही इसको आता था। बौद्ध था। जब यह व्यक्ति मुस्लिम शासकों के एरिया में पहुंचा मारपीट करने, लूटपाट करने, तो बहुत सारे लोगों को मारता गया चंगेज खान। और इसने देखा कि मुस्लिमों में एक जो मुस्लिम शासक थे, उनका एक अलग ही विचार था कि अगर इस्लाम धर्म के नाम पर, इस्लाम धर्म को फैलाने के नाम पर दुनिया में मारपीट करो, ये गैर जो है इस्लामी के व्यक्तियों को काफिर कहते थे, तो काफिरों को मारो। काफिरों के यहाँ जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको आप उठा ले जाओ, बच्चों को उठा ले जाओ, तो ये सब बुरा काम नहीं होता, समझो अच्छा काम कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं। तो लूटपाट करना, मारपीट करना, जिसको अधर्म कहा जाता था, ये धर्म के नाम पर उसको सही ठहराने लग गए मुस्लिम शासक। तो चंगेज खान को लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, तलवार तो मैं भी चलाता हूँ, पर लोग मुझे कहते हैं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बौद्ध हूँ। अगर मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता हूँ तो समझो तलवार को तो मेरे एक मकसद मिल गया, मतलब जो मैं कर रहा हूँ अभी तक पाप है, पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, समझो पूर्ण करूँगा मैं, फिर यही वही काम करूँगा तो। और चंगेज खान ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और उसके बाद इसने इतनी मार काट मचाई कि यही व्यक्ति है जिसने चाइना साइड में जा कर के उधर तुर्की, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म को फैलाया है चंगेज खान ने। इसीलिए इस्लाम धर्म को तलवार के बल पर फैला हुआ धर्म कहते हैं। चंगेज खान ने तलवार के बल पर इस्लाम धर्म का और इस्लामिक एम्पायर का बड़ा प्रसार कर दिया, बहुत विशाल काय साम्राज्य खड़ा किया। और इसी समय की बात है, चंगेज खान ने एक व्यक्ति को ये मार रहा था, और वह व्यक्ति डर से भारत में घुस गया। चंगेज खान भी उस व्यक्ति का पीछा करता हुआ भारत में घुसा, पाकिस्तान साइड में।
लेकिन इल्तुतमिश की किस्मत अच्छी थी कि चंगेज खान अभी भारत पर कब्जा करने का मूड बना के नहीं आया था, उधर ही बिजी था सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया में। चंगेज खान भारत में घुसा, फिर भारत से चला गया। इल्तुतमिश की समझो जान में जान आई। इल्तुतमिश को लगा कि चलो बच गए कम से कम, वरना चंगेज खान आता तो इसका पत्ता तो कटना तय था। पर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में चंगेज खान किसके टाइम पर अटैक किया था, तो इल्तुतमिश के टाइम पर। अब चंगेज खान भी चला गया, और चंगेज खान चला गया तो इल्तुतमिश जो है वह भारत में अब आसानी से खुद को सेट कर लिया। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। आप जानते हैं इस्लाम धर्म ने कुछ बेहतरीन बातों का इस्तेमाल करके दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाया था। बहुत बाद में आया हुआ धर्म था ये, हिंदू और ईसाई धर्म से, लेकिन इतनी तेज़ी से फैला कि एक समय तो लगता था पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के शासकों का ही प्रभाव होगा। ये तो ईसाइयों ने बड़ी मेहनत की, यूरोपियंस ने, और दुनिया में कब्जा करके मुस्लिमों से ज़्यादा ईसाई बना डाले। और आज भी दुनिया में ईसाई धर्म के लोग ही सबसे ज़्यादा हैं। मुस्लिम शासकों का प्रभाव ख़त्म कर दिया। और आज भी जो खुद को बहुत कट्टर दिखाता है, बहुत तानाशाही करता है मुस्लिम शासकों में, उसको यूरोपियन और यूरोपियन का सपोर्टर अमेरिका के लोग छोड़ते नहीं हैं। कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, चाहे आतंकवादी हो बड़ा से बड़ा, जो सबसे कट्टर होते हैं धर्म के मामले में, वो आतंकवादियों में आपको कट्टरता दिखेगी। पर जितने कट्टरता बढ़ाने वाले होंगे उनको यूरोपियन या अमेरिकन मार देते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, जब आगे की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे माजरा क्या है। अभी ये कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम धर्म था उसने कुछ बेहतरीन बातों का इस्तेमाल किया, दिमाग बहुत अच्छा लगाया मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म को फैलाने के नाम पर। और ऐसे में एक छोटी सी बात ये समझो, इस्लाम धर्म में आप तो जानते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों के प्रमुख पैगंबर मोहम्मद साहब थे, और उनके बाद खलीफा थे। तो खलीफा लोगों से यह कहते थे कि अगर दुनिया में जा कर के कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म फैलाता है, वहाँ पर कब्जा करता है, मैं उसको एक उपाधि दूंगा, सुल्तान, और उसको अपने से जोड़ लूँगा। तो खलीफा बहुत शक्तिशाली था। अब खलीफा अगर मान के चलो भारत में आकर कोई इस्लाम धर्म फैलाया और शासन कर लिया, और खलीफा ने कहा चलो भाई आज से मैं आपको सुल्तान घोषित करता हूँ, आप भारत में सुल्तान हो, हमारे कंट्रोल में रहना, तो भारत का सुल्तान खलीफा से जुड़ गया। और खलीफा से जुड़ने का मतलब है कि पूरा सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया साइड में जो सबसे शक्तिशाली थे वो खलीफा थे। और खलीफा का हाथ जिस सुल्तान के सर पे हो उसकी मजबूती बढ़ गई, उसकी ताकत बढ़ गई। तो हर कोई लालच में आकर के दुनिया में जाकर के, भारत सहित यूरोप वगैरह में जाकर के प्रयास करेगा कि इस्लाम धर्म को फैलाऊं और उसके बाद जो है वहाँ शासन कर लूं, तो खलीफा हमको सुल्तान घोषित कर देंगे, हमारी पावर बढ़ जाएगी। और खलीफा का फ़ायदा ये था कि सुल्तान बनने के नाम पर दुनिया में जाएंगे बहुत लोग, हमला करेंगे, इस्लाम धर्म फैलाएंगे और वहाँ पर शासन भी कर लेंगे, दुनिया में इस्लामिक एम्पायर बढ़ जाएगा। जैसे महमूद गजनवी था, भारत पर हमला किया, मूर्तियाँ तोड़ा, लूटपाट मचाया, तो खलीफा से कहा भाई हमको सुल्तान का टाइटल दे दो। फिर खलीफा ने उसे सुल्तान का टाइटल नहीं दिया, लेकिन फिर भी आजम का पहला सुल्तान महमूद गजनवी ही कहा जाता है। मुस्लिम इतिहास का पहला सुल्तान उसे कहा जाता है। खलीफा ने गजनवी को सुल्तान नहीं कहा, खलीफा ने ऐबक को सुल्तान नहीं कहा, लेकिन इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान का टाइटल दिया। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, और यही नहीं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, गुलाम का गुलाम यानी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। देखो जो दिल्ली है, दिल्ली को तो बसाया था एक तोमर शासक थे जिनका नाम था अनंगपाल तोमर, इन्होंने दिल्ली बसाई थी, और बाद में तोमरों से दिल्ली छीना था पृथ्वीराज चौहान ने। अभी दिल्ली को राजधानी कौन बनाया? ऐबक ने लाहौर कैपिटल बनाया था और इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया, खुद को स्ट्रांग भी बना लिया। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो ढंग से अगर किसी ने बनाई, वैसे ऐबक के समय से ही दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू था, पर दिल्ली सल्तनत का वास्तव में जो ढंग का शासन है वो जो है किसने शुरू किया? तो
तो इल्तुतमिश रहे। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इतना ही नहीं, इल्तुतमिश नाम का यह जो व्यक्ति है इसी के समय की बात है। इल्तुतमिश, इसका समय था 1210 से लेकर के 1236 तक। यह व्यक्ति 1232 ईस्वी में 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने हमला किया था ग्वालियर पर, मध्य प्रदेश में है। यहाँ विजय हासिल किया। इस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे बर्मदेव। तो आप यह भी समझो, इसका मतलब है इल्तुतमिश का जो है प्रभाव उधर ये मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है। अब सोचो, इल्तुतमिश के पास पाकिस्तान साइड से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश सारा है। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान में जिसके पास ये उत्तर भारत का एरिया हो जाए, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, वो चाहे अगर तो पूरा भारत ही नहीं कब्जा कर सकता, वो चाहे तो दुनिया पर कब्जा कर ले। उसके पास इतनी इनकम होती थी। उत्तर भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा आता था राजा के पास, क्योंकि खेती बहुत अच्छी थी, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी। उत्तर भारत का राजा बहुत टैक्स पाता था, उस टैक्स से बहुत बड़ी सेना बना लेता था, इसीलिए वो जिसको चाहता हरा सकता था। और इसीलिए उत्तर भारत में ही सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। मैं आपको समझा चुका हूँ। इल्तुतमिश का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ता गया, बहुत आगे बढ़ गया ये। लेकिन समस्या वहीं आकर के खड़ी हो गई, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोग जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे तो बद्दुआ देते थे। और भारत की बद्दुआओं में, भारतीयों की बद्दुआओं में बड़ा असर होता था। बद्दुआएं इल्तुतमिश को भी मिली। इल्तुतमिश मरा, और इल्तुतमिश के मरने के बाद मैं आपको बताऊं, इल्तुतमिश के जितने बच्चे थे सारे पप्पू टाइप के लोग थे, कोई भी योग्य नहीं था, कोई भी ढंग का नहीं था। इल्तुतमिश मरा तो इसका बेटा किंग बना, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का समय है 1236 से लेकर के 1236। ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, और उसका कारण ये था, इल्तुतमिश अपने लोगों को कह करके गया था कि देखो ऐसा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों पर रिस्क मत लेना, ये नाकारा टाइप के लोग हैं। अगर चाहते हो कि मेरा एरिया कोई कंट्रोल करे तो एक ही कर सकता है, वो भी मेरी बेटी रजिया, उसे सुल्तान बना देना। लेकिन जब इल्तुतमिश मरा तो उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने शासन हथिया लिया, रजिया को सुल्तान नहीं बनने दिया। लेकिन रजिया बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी। इल्तुतमिश जब ग्वालियर गया था अटैक करने, तो रजिया के कंट्रोल में ही दिल्ली का शासन देकर के गया था, और रजिया ने बखूबी दिल्ली का शासन संभाला। इसीलिए जब इल्तुतमिश लौटा था ग्वालियर से, तो उसने रजिया के जो है नाम पर, रजिया के नाम के सिक्के वगैरह भी चलवाए थे। आप तो जानते हैं पहली बार सिक्का जो मुस्लिम शासक भारत में जारी किया है अपना, वो इल्तुतमिश ही है। ये सिक्कों पर चित्र लिखवाता था, सिक्कों पर लेख लिखवाता था। ऐसा पहला शासक है भारत में, मुस्लिम शासक। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है। तो ऐसे में क्या है कि इल्तुतमिश ने कहा था कि रजिया को ही सुल्तान बनाना। और रजिया एक दिन जुम्मे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, लाल कलर के कपड़े पहन करके, अब तो लाल कलर खतरे का प्रतीक है, पहले न्याय मांगना होता था तो न्याय का प्रतीक था वो। रजिया दिल्ली की जनता के बीच में गई कि भाई आपके सुल्तान चाहते थे कि मैं सुल्तान बनूं, लेकिन मेरे भाई तो मुझे सुल्तान ही नहीं बनने दे रहे। दिल्ली की जनता ने साथ दिया रजिया का, और महल पर हमला कर दिया गया, कब्जा कर लिया जनता ने, और रजिया को बना दिया गया सुल्तान, और रजिया बन गई सुल्तान। बहुत ही ताकतवर सुल्तान, बहुत ही महत्व जो है प्राप्त महिला। पर समस्या वही थी, महिला थी। आप तो जानते हैं मुस्लिम शासकों में बड़ा ही पिछड़ापन था उस समय पर, और ये महिलाओं को पावरफुल देखना नहीं चाहते थे, अपने बड़े कंट्रोल में रखना चाहते थे, पूरे कपड़े पहन करके बहुत ढंग से महिलाओं की तरह रहें। और रजिया शासक बनते ही ओपन माइंडेड महिला थी, पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगी। पुरुषों का पोशाक पहन करके शान से जाती थी, सिंहासन पर बैठ करके लोगों से कहती, हाँ बताओ क्या हाल चाल है।
क्या चल रहा था? लोगों को बुरा लगने लगा, ये तो शरीयत के खिलाफ है। रजिया किसी ऑफिसर से एक कमरे में अगर अकेले बैठ कर के बात कर लें 5 मिनट, तो बाहर 4 लोग बैठकर मुस्कुरा रहे होते थे कि अंदर चल क्या रहा है, और अजीबोगरीब टाइप की कहानियाँ फैलाई जाती पूरे राज्य में। रजिया का एक ऑफिसर था, जब वो हाथ ऐसे करता था ऐसे, तो रजिया उसके हाथ पे अपना पैर रख कर के फिर घोड़े पे चढ़ती थी, जमालुद्दीन याकूत। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि रजिया ने तो याकूत के साथ शादी कर ली है। तो रजिया के कैरेक्टर पर, रजिया के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए, रजिया का जीना मुश्किल कर दिया गया। यहाँ तक कि जो दल चालीसा था, 40 लोगों का दल, इल्तुतमिश का सहयोगी, उनको भी लगने लगा कि ये एक महिला हम पर कंट्रोल करेगी, तो क्यों ना हम में से ही कोई सुल्तान बन जाए। वही प्रॉब्लम हुई जो सामंतवाद में थी पृथ्वीराज चौहान के समय पर। सामंत जो है वो टूटने लग गए। और जरा सा ध्यान दो कि वही सामंतवाद, सामंतों के माध्यम से शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान। जनता पर सामंत अत्याचार करते थे, जनता सामंतों को ही जानती थी, और सामंत जो है राजा के प्रति विद्रोह कर दे, राजा संकट में आ गया। इससे ना तो जनता एक हो पाती थी, ना राज्य एक हो पाता था। जनता को राजा से कोई जुड़ाव भी नहीं था कि राजा मारा जाता तो जनता विद्रोह करे। ऑलरेडी भारत में सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा था, और ऐसा ही सिस्टम ला करके इल्तुतमिश ने भी कर दिया। जनता को कोई खास प्रभाव ही नहीं पड़ा। पहले सामंत शासन करते थे चौहान के लोग, अब विदेशी हैं तो वो भी सामंतों की तरह ही हैं, बटे हुए। शासन का तरीका लगभग वैसा है, अत्याचार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यही होगा। ऐसे में क्या हुआ कि इल्तुतमिश के जो सामंत थे, उन्होंने मिल करके, बहुत सारे सामंतों ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया बड़ी ताकतवर महिला थी, बहुत विद्वान थी। एक सरदार ने विद्रोह किया, तुर्क सरदार कहते थे इन्हें। रजिया गई, उनको हरा करके आई। दूसरे सरदार ने विद्रोह किया, उनको भी गई हरा करके आई। अब एक तो फैले हुए थे, कोई बंगाल में विद्रोह कर देगा, कोई एमपी में कर देगा, कोई पंजाब में कर देगा। तो पता चला कि पंजाब में विद्रोह हुआ, और भटिंडा नाम की जगह पर एक ऑफिसर यानी सरदार ने विद्रोह किया, जिसका नाम था अल्तुनिया। रजिया गई अल्तुनिया से लड़ने, अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया, बंदी बना लिया। रजिया से ऑफर किया कि देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, पति पत्नी में कोई अंतर तो होता नहीं है, तो हमसे शादी कर लो, हम भी सुल्तान आप भी सुल्तान, दोनों सुल्तान हो जाएंगे, बाकी सबको मैं देख लूँगा। अब रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, और जब रजिया और अल्तुनिया वापस आ रहे थे, तो जैसा कि मैंने कहा, रजिया के दुश्मन बहुत थे, और दुश्मन होने का कारण ये था कि उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ते थे कि ये इस्लाम धर्म को नहीं मानती है, ढंग से अपने हिसाब से रहती है। और वैसे भी ये खतरनाक टाइप के लोगों की कैप्टन एक महिला का होना उस समय पर बहुत ही मुश्किल काम था। ये तो ऐसा ही था जैसे प्रकाश राज हों और अमरीश पुरी हों और शक्ति कपूर हों, और इन सारे लोगों की आप हेड बना दो कटरीना कैफ को, आपको नहीं लगता वो सारे मिलकर के मार डालेंगे? वैसे विलेन के रोल में जब ये सारे लोग हुआ करते थे, तो फिर उस समय विलेन के रोल में एक महिला तो टिक ही नहीं सकती थी। एक आध ही रोल महिलाओं ने किया है विलेन का। रेखा का रोल था मैडम माया का, तो गजब का उन्होंने निभाया हुआ था। वरना आपको तो पता है सारे विलेन के रोल में ये परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और ये अमरीश पुरी जैसे लोग ही सेट हुआ करते थे। अभी सोनू सूद और प्रकाश राज देखो छाए हुए हैं विलेन के रोल में। ऐसे में क्या हुआ कि रजिया जैसे गाना नहीं चला था, लगता है गाना बनाने वाले को भी इतिहास का कुछ ज्ञान रहा होगा। वो रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया वास्तव में गुंडों में फंस गई थी। रजिया जब आ रही थी दिल्ली अल्तुनिया के साथ, तो रास्ते में ही रजिया को मार दिया गया। रजिया मारी गई, और रजिया के मरने के बाद फिर जिन लोगों ने शासन किया भारत पर, मैं कुछ शासकों के नाम जो है लिखा था कि कौन कौन लोग को सल्तनत काल में पढ़ना है। तो अभी क्या हुआ कि रजिया के बाद अगला शासक बना मुइजुद्दीन बहराम शाह, और इसका समय हुआ करता था 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक। 2 साल में ही हटा दिया गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह। इसको भी 4 साल में ही हटा दिया गया।
4 साल में ही हटा दिया गया। और फिर लास्ट जो किंग है वो बना नासरुद्दीन महमूद शाह। हर वंश का लास्ट किंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक, 1265 ईस्वी तक ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, इसके समय में एक पोस्ट आई थी नई, नाइब मामलिकात। नाइब मामलिकात ये एक पोस्ट हुआ करती थी, जो नई पोस्ट आई थी, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय पे आई थी। और इसका जो पोस्ट होता था ना, वो बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता था। वो सरदारों ने ही प्लान किया था कि भले ही इल्तुतमिश के वंश का कोई शासक हो, जो 40 सरदार हुआ करते थे, उनको लगा पर एक पोस्ट ऐसी लाते हैं कि हम में से कोई एक उसको लेगा और उस सुल्तान को भी ज़रूरत पड़ने पे दबा के रखेगा, नाइब मामलिकात पोस्ट। और जब ये नासरुद्दीन महमूद शाह किंग था, तो उस समय पर नाइब के पद पर, उस समय पर नाइब के पद पर एक व्यक्ति बैठा जिसका नाम था बलबन। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इल्तुतमिश के सारे बच्चे पप्पू टाइप के लोग थे, तो नासरुद्दीन महमूद शाह तो बिल्कुल ही मूर्ख था। ये ऐसा व्यक्ति था कि जब इसको दरबार में रह करके काम करना होता, शासन करना होता, तो दरबार में नहीं होता, ये घर के एक कोने में बैठ करके टोपियाँ सिलता था जो मुस्लिम सर में पहनते हैं, और वही टोपियाँ मार्केट में सेल करवाता था। जो आमदनी होती थी उसी से चाउमीन, गोलगप्पे या आइसक्रीम खाता था, वरना नहीं खाता था। कहते हैं इसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बनाती थी, हाथ जल जाता था, इसे कहती शर्म करो, सुल्तान की बीवी हूँ, नौकरानी लगवा दो। ये कहता था टोपी से सिल ही नहीं हो रही, मार्केट डाउन है, पैसा ही नहीं, कहाँ से नौकरानी लगवा दो। बेवकूफ़ था, खजाने में पैसा भरा पड़ा था और उसका यूज नहीं करता था, कहता तो खुद कमा के खा लूँगा मैं। बेवकूफ़ टाइप का था। और इसका नाइब हुआ करता था ये बलबन। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी नासरुद्दीन महमूद शाह से। बोला बेटा आप टेंशन मत लो, मौज करो, ससुर जी सब संभाल लेंगे। और ससुर जी ने ऐसा संभाला कि थोड़े समय बाद ही जहर दे करके नासरुद्दीन महमूद शाह को मरवा डाला। और अब जो शासन करेगा उसका नाम होगा बलबन। आप लोग पढ़ेंगे बलबनी वंश। इल्तुतमिश का जो वंश है और उसके बच्चे हैं बहुत ही नाकारा टाइप के साबित हुए, इनका अंत बुरा हुआ। भारत के लोग मुस्कुरा रहे थे कि बेटा हमको तो पता था, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। इस तरह से शमसी वंश समाप्त हो गया, पर जाते जाते भारत पर कंट्रोल तगड़ा करके गया था। भारत में मुस्लिम शासन ढंग से शुरू हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की अच्छे से स्थापना हो चुकी थी। और अब जो व्यक्ति शासन करने जा रहा है वो इतना खतरनाक है कि सल्तनत काल में उससे बड़ा तानाशाही नहीं हुआ। कहते हैं उसकी तलवार जो है रक्त की प्यासी रहती थी, उसकी नीति थी रक्त और लौह की, यानी कि बलबन की। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा बलबन के बारे में। देखो मैं लास्ट में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी वाले तो सारा पढ़ेंगे डिटेल से, पर एसएससी और रेलवे या ऐसे छोटे एग्जाम वाले मैं लास्ट में आप लोगों को 5-10 मिनट में बता देता हूँ क्या पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में लास्ट के पॉइंट ही यदि मुझसे आप सुन लें ये 5-10 मिनट ध्यान से, तो भी आपका भला हो जाएगा और इसी से क्वेश्चन आपके सारे फंस जाएंगे। मैंने जो पढ़ाया वो क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? कुतुबी वंश। कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान से सुनना, सब याद हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी भारत में? तो लाहौर। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा मुस्लिम शासक था जो घोड़े से गिर करके पोलो खेलता हुआ मर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि शमसी वंश का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। किसने राजधानी लाहौर से चेंज करके दिल्ली लाई? तो इल्तुतमिश ने लाई। दिल्ली बसाई किसने थी? अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली में रह करके चांदी का टंका सिक्का किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने जारी किया था। न्याय की जंजीर कौन लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था। काजी की नियुक्ति किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तराइन की तीसरी लड़ाई में कौन कौन लड़ा था? इल्तुतमिश और अफगानिस्तान का ताजुद्दीन इल्दिज। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था।
किसके समय पर चंगेज खान ने भारत पर हमला किया? तो इल्तुतमिश के समय पे किया। यही पॉइंट हैं जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किसने दल चालीसा बनाया था, 40 लोगों का दल? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? तो रजिया। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया मरी कहाँ थी? मैं आपको बता दूं, रजिया की जो मृत्यु हुई थी, रजिया की जो मृत्यु हुई थी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद जो रजिया का समय था, रजिया की जो मृत्यु हुई थी वो कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, यहाँ पर मृत्यु हुई थी। यहीं पर अभी इनको दफनाया भी गया है, इनके साक्ष्य हैं वहाँ पर। आपसे पूछा जा सकता है नाइब का पद किसके समय में आया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय पर। आपसे यह पूछा जा सकता है कि शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या किसने करवाई थी? बलबन ने। शमसी वंश के बाद किस वंश का शासन होगा? तो बलबनी वंश का शासन होगा। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आज ये चौथा लेक्चर है जो मैं इसमें अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। यूँ समझिए चौथा डेमो है, 5 डेमो तक ही ये क्लास जो है वो फ्री है इसमें। इसके बाद वही लोग वीडियोस देख पाएंगे इस बैच की जो एडमिशन ले चुके होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत काम आएगा आपके ये, इसलिए मैंने इस बैच का नाम हिस्ट्री स्पेशल रखा है। फीस भी मिनिमम रखी है जिससे पे करने में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो आप में से जितने लोग जो है इस बैच में कंटिन्यू रखना चाहते हैं खुद को, वो एडमिशन ले लें। एग्ज़ाम वगैरह भी पास में है तो घबराएं मत, इसीलिए मैंने 5 महीने कोर्स का ड्यूरेशन रखा है। आप जितनी बार चाहें 5 महीने तक वीडियो देख सकते हैं। बैच ख़त्म होने के बाद भी 2-3 महीने तक बैच में आप बने रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर डाउट वगैरह कहेंगे तो मैं लेता रहूँगा। आप वीडियोज़ जब चाहेंगे 5-6 महीनों में जो समय आप चाहेंगे मैं बढ़ा घटा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 महीने तक मान के चलिए आप वीडियो देख सकते हैं। जब चाहें जो टॉपिक चाहें वीडियोज आपके पास पड़ी रहेंगी, आप उसको वहाँ से लेकर के रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक उठा करके जो एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है। जिनको छोटे मोटे एग्ज़ाम ही देने हैं, अगर वो मेरा पूरा लेक्चर ना सुन करके लास्ट में जब 5 मिनट में बताता हूँ कि क्या महत्वपूर्ण है जो मैंने पढ़ाया, सिर्फ उतना ही ध्यान से अगर सुन लेंगे तो भी उनके लिए बहुत काम का हो जाएगा। क्योंकि अभी तो 50 वीडियो आने हैं, तो हर वीडियो का आप 5-5 मिनट भी सुनेंगे एग्ज़ाम से पहले भी, तो भी उसे सुनकर जाएंगे तो मान के चलिए कि आपका अगर 3 से 4 प्रश्न आता है तो 3 प्रश्न तो कर ही जाओगे आप। अगर एक प्रश्न ना कर पाए तो 3 कर ले जाओगे। यहीं से ज़्यादा पूछा ही जाता है जो लास्ट में मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो फेसबुक पेज से आप ले सकते हैं। मैंने नंबर आपको जो है वैसे भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। चाहे मुझको डायरेक्ट बैच में हैं आप तो वहाँ से मैसेज कर सकते हैं पर्सनली या ग्रुप में, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा। या मुझे जो है डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने डाउट भेज देंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 82 87 13 77 57। और एक बात और ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हिस्ट्री स्पेशल का मतलब है कि आप लोगों की जिम्मेदारी जो है इतिहास से संबंधित सारी प्रॉब्लम समाप्त करने की मेरी है। आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, जो जहाँ भी समस्या है आप मुझसे बता सकते हैं। हिस्ट्री का पूरा पोर्शन स्ट्रांग कर लें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। और यह बैच जैसा कि मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट और फैक्ट को लेकर के चलूँगा। तो आप लोग तो पढ़ें ही, जो आपके दोस्त हों या कुछ ऐसे लोग जो आपके जानकारी में हैं और इतिहास का पोर्शन उनका वीक है तो वो मौके का फ़ायदा उठाएँ और अच्छे से पढ़ें। मैं बार बार इसलिए प्रेशर दे रहा हूँ कि सिर्फ मैंने अपनी बेनिफिट के लिए ये बैच स्टार्ट नहीं की, मैं स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ये बैच शुरू किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और दूसरा कारण ये है कि मैं इतिहास को पढ़ाते हुए राष्ट्रवाद बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मेरा इतिहास पढ़ाने का कई उद्देश्य होता है और मैं चाहता हूँ भारत का हर व्यक्ति इतिहास को बहुत अच्छे से समझ जाए। इसीलिए मैं ऐसा समझाता ही हूँ
कि आप मेरा 2-4 लेक्चर जब और लेकर के देखोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ बहुत बढ़ जाएगी। और इतिहास को ढंग से समझाने वाले टीचर मार्केट में बहुत कम हैं। लोग फैक्ट बता करके, कथा कहानियाँ बता करके, कुछ चुटकुले और मजाक करके फिर उसी में पूरा क्लास पार कर देते हैं। जबकि इतिहास के टीचर की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। किसी भी स्टूडेंट्स को इतिहास बताने का मतलब है उसको वास्तव में आप दुनियादारी समझा दो, दुनिया में क्या अब तक हो चुका है, अब क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये इतिहास का टीचर ही बता पाता है। तो इतिहास के टीचर की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उस जिम्मेदारी को ढंग से निभाऊं। कहीं से कोई त्रुटि होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे निसंकोच कह दें, वह प्रॉब्लम आपकी मैं जो है सॉल्व कर दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।